नमस्ते, मैं सत्येंद्र कुमार आज एक ऐसे विषय पे डिस्कस करने जा रहा हूं जो भ्रष्ट एवं अयोग्य नेता, भ्रष्ट अधिकारी और माफिया का एक ऐसा गठजोड़ जो आज समाज के लिए घातक बना हुआ है। और आज ही नहीं, ये शुरुआत से ही ऐसा हुआ है। मैं ऐसा नहीं कहता कि हर नेता भ्रष्ट है, लेकिन हर पार्टी में करीब करीब इनकी संख्या ज़्यादा है। और जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट में, उनमें भी बहुत अच्छे अधिकारी भी हैं, लेकिन उसमें भ्रष्ट अधिकारियों की भी कमी नहीं है। और माफिया का तो कहना ही क्या। अगर रेशियो में देखें तो सबसे निचले पायदान पे माफिया आता है, दूसरे नंबर पे भ्रष्ट अधिकारी आते हैं और तीसरे नंबर पे भ्रष्ट एवं अयोग्य नेता होते हैं। और क्या ये कॉकटेल बना करके जो समाज है उसकी मेहनत की कमाई का आसानी से खून नहीं चूसते हैं। और क्या सिर्फ इन्हीं का दोष है? तो मैं कहूँगा सिर्फ इन्हीं का दोष नहीं है, क्योंकि एक शेर है, कुछ इस शहर के लोग तो जालिम थे, कुछ मुझे भी मरने का शौक भी था। ये तो जालिम हैं, लेकिन क्या हम लोगों को मरने का शौक नहीं है? एक फटेहाल नेता जब वह बैठ जाता है गद्दी पे और पैसा जिस हिसाब से वो बनाता है, जिस हिसाब से नामी बेनामी करप्शन जो कभी वो देखा नहीं था, इस तरह से बना लेता है, तो क्या वो रोल मॉडल नहीं होता है? कई बार ऐसा देखा गया है कि जब वही नेता गाड़ियों के काफिले से आता है और किसी का प्रणाम कर देता है या हाल चाल पूछ लेता है, तो लोग कहते हैं कि जयकारा मनाते हुए कि जैसे लगता है कि कोई स्वर्ग से देवता आ गया है। क्या हम अपने पीढ़ी को ऐसे रोल मॉडल नहीं दे रहे हैं? और हमारी पीढ़ियां क्या ऐसे रोल मॉडल नहीं पहचान रही हैं, नहीं देख रही हैं, फॉलो नहीं कर रही हैं? अभी कुछ महीने पहले वशिष्ठ नारायण सिंह, प्रखंड विद्वान, गणितज्ञ, संसार में माने जाने, जिनका निधन हुआ और किस हालात में उनको एम्बुलेंस नहीं मिला। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि खाली इसी सरकार का दोष है, लेकिन वह एक गुमनाम की जिंदगी जीता हुआ यह संसार छोड़ गया। क्या यह समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो इस चीज को देखे? और एक फटेहाल नेता कहां से कहां पहुंचता है तो हम बड़े खुशी से उसके पीछे लग जाते हैं। आज मैं अच्छे योग्य नेता और अयोग्य और करप्ट नेता के बारे में विश्लेषण करने जा रहा हूं। एक योग्य नेता का अपना एक सिद्धांत होता है, वह उस सिद्धांतों पे चलता है। करप्ट नेता का भी एक सिद्धांत होता है, और वह सिद्धांत होता है सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को लाभ पहुंचाना, अपने बेटे बेटियों, रिश्तेदारों, अपने भाई भतीजों के बारे में सोचना। एक अच्छा लीडर का एक विजन होता है कि समाज को कैसे आगे लेके चला जाए, अगुवा होता है। लेकिन एक गलत नेता, उसका भी विजन होता है कि अपने रिश्तेदारों को, अपने बेटे बेटियों, भाई भतीजों को ही प्रोजेक्ट करना, पार्टी के ऊपर थोप देना, जैसे लगता है कि उनके पार्टी में और कोई दूसरा है ही नहीं। एक अच्छा लीडर वह समाज के लोगों के साथ मिलता जुलता है और साथ में जो निर्णय लेता है सबके सहमति से होता है। एक अयोग्य लीडर वह अपनी सिर्फ थोपता है। यही हालत अधिकारियों में भी मैंने देखा है। बहुत सारे अच्छे अधिकारी या कर्मचारी जब डिपार्टमेंट से रिटायर होते हैं तो बेचारे किसी तरह से ज़िंदगी काटते हैं और नौकरी खोजते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जब कभी छापा पड़ता है तो अरबों करोड़ों रुपया घर से मिलते हैं। आखिर इनके पास आता कहाँ से है? ये जनता की ही कमाई तो है, इनके बाप की बपौती नहीं है जो नेता हो या करप्ट अधिकारी हो। और इन दोनों की मिली भगत से जो माफिया और जराइम की दुनिया का उत्पत्ति होती है, ये माफिया एक दिन में पैदा नहीं होता है।
वह सतत प्रयास में रहता है और इन लोगों के जो भ्रष्ट अधिकारी एवं अयोग्य और नेता हैं, इनके संरक्षण में ऊपर उठता है। और अभी हाल ही में एक कानपुर की घटना हम लोगों के सामने आई है कि उस माफिया को मंदिर की एक सुरक्षा अधिकारी वो उसको पकड़ लेती है, लेकिन उसको कोर्ट तक पहुंचाना काफी भारी पड़ता है अधिकारियों को। क्यों? क्योंकि अगर जिंदा रहेगा तो कितनों का नाम लेगा। इसके लिए अपनी पीठ थपथपाने के लिए इनकाउंटर हो जाए और बात भी ना खुले, और टीवी पे जो डिबेट चलता है उस पे हर पार्टी के नेता एक दूसरे के मुंह पे कीचड़ फेंकते हैं। शायद उन्हें अपने कीचड़ नहीं दिखते हैं, वो शीशे को पोंछते हैं जिसमें अपना चेहरा देख रहे हैं। ऐसे कई उदाहरण हम देख सकते हैं। और ये जो अयोग्य और भ्रष्ट नेता होते हैं, इन्हें जनता का तो विश्वास जीतते हैं, जनता के ऊपर तो इनको भरोसा होता है, लेकिन इन्हें अपने बच्चों के ऊपर, अपने पोतों के ऊपर इनको भरोसा नहीं होता है। तभी तो ये लूट खसोट करके और करप्शन के नामी बेनामी संपत्ति इकट्ठा करते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां कम से कम कुछ दिनों तक उसके ऊपर खर्च चला सके। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने बच्चों पे भरोसा नहीं है। और ऐसे करप्ट, भ्रष्ट, अयोग्य नेता की हालत उस चूहे जैसी होती है जो किसान गेहूं का खेती लगाता है और मार्च अप्रैल में जब गेहूं पकता है तो उस समय ये नेता जो चूहे जैसा है, तो चूहा उसमें लग जाता है और उसको काट के बिल बना के उसमें भरता है, और बारिश आती है, वो गेहूं और फसल भी बर्बाद हो जाता है उस बिल में, और वो खुद भी मर जाता है। ऐसे नेताओं का भी वही हालत होती है। मैं नहीं बोलूँगा कि सारे नेताओं के बच्चे इसके लिए हॉस्पिटल उनको ले जाते हैं, वो अपने अच्छे कर्म और अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी जो करप्ट नेता जब मरने लगते हैं तो उनके बच्चे सोचते हैं कि किसी तरह से बताएं कि कहाँ क्या क्या नामी बेनामी और संपत्ति पड़ी हुई है। आज जो हिंदुस्तान सन 1947 में आज़ाद हुआ, उस समय बहुत सारे देश आज़ाद हुए। उसमें श्रीलंका भी आज़ाद हुआ, बर्मा भी आज़ाद हुआ, सिंगापुर भी आज़ाद हुआ, चाइना की भी हालत बड़ी खस्ती थी, जापान की भी हालत बर्बाद हो गई थी। लेकिन नहीं, आज सिंगापुर, जापान कहाँ से कहाँ पहुँच गए, जबकि इनके पास कोई रिसोर्सेस नहीं है मिनरल। और चाइना तो खाने के बगैर किस तरह से हालात खराब थे ये सबको पता है। लेकिन वहां पे एक ऐसा लीडर है जिसका नाम जेंग डोंगपिंग था। उसने इस तरह से वहां का इकोनॉमिक मॉडल तैयार किया और वहां की जनता भी उसमें सतत प्रयास रही, जिसके वजह से जो कभी संघाई को कचड़े का शहर बोला जाता था, आज संघाई हो, आज बीजिंग हो, ऐसे उनके बहुत सारे, सिलिकॉन वैली जैसे अमेरिका में है, ऐसे भी चाइना में बहुत सारे शहर बना दिए गए हैं जो आप स्लाइड में देख रहे हैं। तो क्या यह सच नहीं है कि हमारे पास इतने मिनरल, इतने सारी चीजें, लेकिन उसको किस तरह से यूटिलाइज किया जाए, जनता को किस तरह से अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए, ये सब कहीं कुछ नहीं दिखा। अभी हाल ही के दिनों में अभी सुशांत सिंह केस एक है, प्राइमा फेसी अगर देखा जाए तो किस तरह से कितना लंबा वो केस खिंचता जा रहा है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और वहां के एक मंत्री बोलते हैं कि यहाँ की पुलिस बहुत सक्षम है, सक्षम है, बहुत सारे अच्छे लोग भी उसमें हैं। लेकिन यह भी सच है कि अंडरवर्ल्ड से और जो फिल्म इंडस्ट्रीज थे उनके क्या रिलेशन थे। सुरेंद्र शर्मा जी का एक व्यंग है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा रावण हो या राम, जनता बिचारी सीता है। राजा रावण हुआ तो वनवास से चोरी चली जाएगी, और राजा राम हुए तो अग्नि परीक्षा के बाद फिर वनवास भेज दी जाएगी।
कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में, राजा कौरव हो या पांडव, जनता बिचारी द्रौपदी है। राजा कौरव हुआ तो चीर हरण के काम आएगी और राजा पांडव हुए तो जुए में हार जाने के काम आएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में, राजा हिंदू हो या मुसलमान, जनता बिचारी लाश है। राजा हिंदू हुआ तो जला दी जाएगी और यदि राजा मुसलमान हुआ तो दफना दी जाएगी। कहने का मतलब व्यवस्था बदलनी चाहिए, चाहे वह प्रजातंत्र हो, वर्गतंत्र हो और राजतंत्र हो। यह अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। कुछ पार्टियां तो ऐसी हैं कि सिर्फ गरीबों के नाम पे राजनीति करती हैं, उनका झंडा लेकर के ढोते रहती हैं और उनकी हालत वही है कि जैसे रन फिल्म में छोटी गंगा बोल के नाले में कूदा दिया। एक तो बेचारे गरीब तो गरीब हैं, लेकिन उनकी हालत उस समय और बदतर हो जाती है कि उसके ऊपर का जो लंगोट है ये लोग लेके भागने की कोशिश में रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ राजनीति के चक्कर में, जात वर्ग और वर्ण के चक्कर में अपनी रोटियों का सेकते हैं। अभी हाल ही में आप देखे होंगे कुछ ऐसी भी घटनाएं, कर्नाटक का नाटक तो हुआ ही, राजस्थान में आप स्लाइड में देख सकते हैं कि किस तरह से नेताजी लोग इस कोरोना काल में होटल में आराम फरमा रहे हैं और सरकार को किस तरह से बचाया जाए या गिराया जाए। अंततोगत्वा सरकार न गिरी और चलती रही, लेकिन कम से कम जो जनता के विषय में सोचने का टाइम था उसका मलाई तो घर पे नहीं मिल सकता था, वो तो होटल में जो रहना खाना और सोना। क्या इस देश के गरीब जो करीब करीब इनके परसेंटेज बहुत ज़्यादा हैं, एक टाइम का भोजन पाते हैं, क्या कभी इन नेताओं ने सोचा होटल में ठहरने के बाद खाली एक दूसरे के मुंह पे कीचड़ फेंकने के? और मुझे कुछ नहीं दिखता। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूं और आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं कि इसके ऊपर सोचें, देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। नमस्ते।